GD Goenka Public School, Lucknow. नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और जैसे हमने आपसे बात की थी, हम आपको उत्तर प्रदेश की उन चर्चित हस्तियों से मिलवाएंगे जिनसे आपको सीख सके, आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सके। हमने जब ये श्रृंखला बनाई तो एक ऐसा नाम हमारे सामने आया जिसने अपनी लीक से हटके कुछ जिंदगी में करने की सोची और 9 साल पहले एक स्कूल का निर्माण किया। पूरे परिवार में बिजनेस का पेशा था और ये चाहते तो बिजनेस में कहीं मुकाम तक पहुंच सकते थे, मगर एक स्कूल बनाने का निर्णय लिया और परिवार के लोग भी चिंतित थे और दोस्त भी चिंतित थे कि ये नौजवान गलत फैसला ले बैठा है। लेकिन जब सपने बड़े होते हैं और सपने आत्मा के स्तर से जिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इतिहास के कुछ पन्नों में बड़ा नाम दर्ज होता है। हम बात कर रहे हैं GD गोयनका के प्रबंधक सर्वेश गोयल की, जिन्होंने अपने परंपरागत बिजनेस को छोड़कर एक स्कूल के निर्माण की बात करी और आज GD गोयनका लखनऊ का सबसे बड़े स्कूलों में शामिल हो चुका है। क्या कारण है इस स्कूल की ब्रांडिंग के पीछे और कैसे ये स्कूल इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, जानने के लिए बात करते हैं सर्वेश गोयल जी से। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको देख के मुझे हैरानी होती है, आमतौर पे जब परंपरागत व्यापार कर रहा होता है व्यक्ति, जो परिवार में पहले से व्यापार चल रहा होता है, तो उसी व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है। आपके परिवार का जो व्यापार था वो बिल्कुल मूलभूत ढांचे से हटके था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और बाकी तमाम तरह का बिजनेस, एग्रो इंडस्ट्री और टाइल्स और पत्थर और लकड़ी, इन सबके बीच में एक बिजनेसमैन को एक स्कूल की कल्पना कैसे आई? मतलब वो शुरुआत का पल क्या था जिंदगी में जब आपने सोचा कि मुझे स्कूल बनाना है, और क्या कारण थे उसके? ऐसा है कि जब एक पेरेंट की नज़र से देखा तो महसूस हुआ कि लखनऊ में स्कूल की बहुत सख्त ज़रूरत है जो कि क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल ख़राब चलते हैं, सारे और भी स्कूल हैं, सभी अच्छे चलते हैं, लेकिन महसूस ये हुआ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या एजुकेशन जिस दिशा में जा रहा है उससे लखनऊ बहुत पीछे रह गया है। और ये बात का जब एहसास हुआ तो मैंने पूरे देश भर में अलग अलग स्कूल में जाके विज़िट किया और ये महसूस किया कि इसकी लखनऊ में बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये देखने के बाद जब मैंने अपने परिवार में डिस्कस किया और परिवार ने और लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है और आप स्कूल नहीं शुरू करें। लेकिन बाद में उनको समझाने के बाद कि किसी तरह से हम खर्चे मैनेज कर लेंगे, किस तरह से हम फंड्स का अरेंजमेंट कर पाएंगे, ये उन्होंने हमारे में अंदर कॉन्फिडेंस देखने के बाद तब उन्होंने ओके किया। और उसके बाद मैं अपने आप से इतना कन्विंस था कि मैंने ऐसी जगह को चुना लखनऊ में स्कूल खोलने के लिए जहाँ पे कोई रहता नहीं था, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, जंगल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। कितने साल पहले की बात थी ये? 10 साल पुरानी बात है। और उस समय जो इससे कनेक्टिंग रोड जो कि आज लखनऊ की सबसे मुख्य रोड हो गई है, शहीद पथ, वो भी नहीं बना था। और जब ये थोड़ा बहुत चालू हुआ तो उस समय एक ही रोड का एक्सेस था इस एरिया से, वो अर्जुनगंज था, तो वो भी फ्लाईओवर बनाने के लिए बंद कर दिया। इन सब प्रॉब्लम्स को देखने के बावजूद मैं इतना ज़्यादा, मेरे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था मुझे कि नहीं, एजुकेशन में हम कुछ खास कर सकते हैं, तो वो करने की वजह से मैं ये स्कूल के खोलने को सोचा। लेकिन मैंने देखा कि आपने जो लैंड है स्कूल की, मैं इतने स्कूलों का दौरा किया, इतनी बड़ी लैंड थी नहीं। टोटल कितने स्क्वायर फीट आपने खरीदी होगी ये लैंड? मैं जब अप्रोच किया अंसल को तो आजकल बहुत ज़मीन महंगी होती है तो बहुत बड़े लैंड अवेलेबल नहीं होती, तो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये प्लॉट साइज़ रखते हैं। लेकिन मेरी जो कल्पना थी स्कूल की वो केवल एकेडमिक्स नहीं थी, मेरे को स्पोर्ट्स भी चाहिए था। इसकी वजह से मैंने 2 छोटे और एक बड़े स्कूल के प्लॉट को ले करके एक बड़ा प्लॉट बनवाया अंसल से, कंपनी से। उसके बाद इसका निर्माण शुरू किया। कितना बड़ा प्लॉट है ये लगभग 4.25 एकड़ है। अब बड़े ताज्जुब की बात है सर्वेश भाई, जंगल है, सड़क नहीं है, वहाँ पे आप 4.25 एकड़ का प्लॉट लेकर स्कूल बनाने जा रहे हैं जहाँ पे आम आदमी शाम को आता नहीं था।
तो आपको कैसे लग गया कि ये स्कूल बन सकता है या भविष्य में 10 साल बाद ये इतनी प्रोमिनेंट जगह हो सकती है? जंगल में मंगल करने का ख्याल कैसे आ गया आपको, और कैसे सोचा कि लोग आएंगे यहाँ पे, बच्चे पढ़ेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और लोगों को जब इसके बारे में पता चलेगा कि इतना अच्छा स्कूल है तो ये यहीं से नहीं दूसरे शहरों से भी आएंगे। बल्कि ऐसे भी कुछ पेरेंट्स थे जो कार से रोज़ रायबरेली से यहाँ भेजा करते थे, और हमारे स्कूल की जब पता लगा कि इतनी अच्छी एजुकेशन है तो ऐसे तमाम है जो दूसरे शहरों से इस जगह शिफ्ट हुए। रादर मैं बहुत बड़ी बात है लेकिन कहना चाहूँगा कि ये जो सुशांत गौल सिटी है जहाँ पे कोई नहीं रहता था, अगर ये स्कूल ना होता तो ये कम से कम 5 साल पीछे होता, और हमारे स्कूल खुलने की वजह से जो पहली शायद 300-400 फैमिलीज़ आई थी वो हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए लखनऊ से लखनऊ में शिफ्ट हुई और बाहर के शहरों से लखनऊ में शिफ्ट हुई। कितना कितना अच्छा ख्याल है कि आपने एक मूर्त रूप सोचा और जंगल में मंगल करने वाली बात चर्चा कर दी। लेकिन सुरेश भाई, आप बिजनेस में थे उस समय में, आप बिजनेस कर रहे थे, फिर स्कूल खोलने के साथ साथ स्कूल में कैसे होना चाहिए या अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग या इसकी कल्पना को लिए आपने कहीं और भी रिसर्च किया? कैसे किया आपने ये? मैं इसके लिए यूएस भी गया, वहाँ पे कई, केवल स्कूल की प्लानिंग के लिए नहीं, स्कूल तो मैंने बना दिया था। स्कूल बनाने के बाद हमेशा ये रहता है व्हाट नेक्स्ट। मेरे नेचर में है कि मैं कोई सब स्टैंडर्ड काम नहीं कर पाता, मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो इसलिए हमेशा अच्छा होगा और हमेशा ये सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट कि अब क्या कह सकते हैं। तो मैं कुछ और देशों में भी गया, वहाँ पे घूमा, जहाँ जहाँ जो चीज़ अच्छी मिली। इवन इंडिया में भी काफ़ी शहरों में, काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी एजुकेशनिस्ट से मिलता रहता हूँ, और मुझे लगता है जो जो चीज़ अच्छी जहाँ मिलती है मैं उसको अडॉप्ट कर लेता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा जो किक या जो इसका करने का तरीका है कि आपका इंटेंट क्या है। इंटेंट हो सकता है कि मेरे को कुछ लोग ब्लैक मनी को वाइट करने की सोचते हों, कुछ लोग आसपास की ज़मीनों का रेट बढ़ाने की सोचते हों, कुछ लोगों का समाज में कुछ सम्मान नहीं है तो सम्मान पाने की सोचते हों। लेकिन सबसे मुख्य मकसद होना चाहिए वो है कि बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। और जब बच्चे के बारे में आप सोचते हैं तो आपको ये एहसास रखना होगा कि अगर इस देश में या दुनिया में अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो वो है बेसिक एजुकेशन। अगर हमने एजुकेशन पे फोकस नहीं है, एजुकेशन केवल 90%, 95%, 98% ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स, और एक एक बच्चा हमारे स्कूल का मुझे लगता है कि 10-10 हज़ार लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर एक भी बच्चा हमारे स्कूल से ख़राब हो गया तो 10,000 लोगों को प्रभावित करेगा, और हर बच्चा जब अच्छा होगा तो अगले 10,000 लोगों को अच्छा बनाएगा, तो सोसाइटी अच्छी बनेगी। इस जिम्मेदारी से जब हम काम करते हैं तो लगता है कि हमें निरंतर सोचना पड़ता है कि इस बच्चे को क्या और दे दें जिससे कि समाज और खूबसूरत बने। सर्वेश भाई, एक और बड़ा फैसला था और बड़ा मुश्किल फैसला था कि जब आदमी, मैंने सब इस तरह के महापुरुष थे, उन्होंने गुड़ खाने की सलाह तब दी बच्चे को ना खाने की जब उन्होंने गुड़ खुद छोड़ा। तो मैंने कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्कूल तो बनाए लेकिन उनके अपने बच्चे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे। आपकी 2 बेटियाँ जैसा आपने बताया दोनों लामार्स में पढ़ रही थी, और लामार्स में एडमिशन तो नो डाउट बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं। आपने अपनी बच्चियों को शहर के उस बड़े स्कूल से निकाल के अपने स्कूल में शिफ्ट किया, तो ये इसके लिए भी घर में क्या मतलब पत्नी सहमत हो गई थी आपके? नहीं, उसमें ये हुआ क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ते थे और वो भी अच्छा स्कूल है। जब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अपने बच्चों को यहाँ शिफ्ट होना है तो मुझे अपनी वाइफ को कन्विंस करने में कुछ समय लगा। जब वो कन्विंस हुई और उसके बाद वो टीसी लेने गई तो वहाँ पे बताया कि यहाँ से कोई टीसी लेता है, तो उसके बाद वो कंफ्यूज हो गई और वापस आई। फिर उन्होंने अपनी सहेलियों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने अपने एम्बिशन के लिए बच्चों का करियर ख़राब कर रहे हैं। और इस बारे में इतनी तकलीफ़ रही 1 साल में, जब तक कि हमने अपने बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट उनको नहीं दिखाया या उनके अंदर चेंजेस नहीं दिखाए। तो 1 साल के बाद वो तपस्या मेरी पूरी हुई और वो कन्विंस हुई। उसके बाद चूँकि खुद कन्विंस थी तो बाकी सब लोग कन्विंस हुए। और मज़े की बात ये रही कि पहले 4 सालों में, चूँकि लोगों को विश्वास जमने में टाइम लगता है, पहले 4 सालों में मेरे किसी मिलने वाले ने अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराया, और अब पिछले 4 सालों से सारे मिलने वाले अपने बच्चों का यही एडमिशन कराना। कितना अच्छा बात है। और ये नेचुरली अपने परिवार को कन्विंस करना शायद सबसे मुश्किल भरा दौर होता है, और वो भी जब एक आप स्कूल बड़े ब्रांड में पढ़ रहे हो फिर ला के अपना ब्रांड खड़ा करने में। परिवार के अलावा मुझे लगता है कि सरकारी सेटअप में भी जंगल में बाकी परेशानियाँ आई होंगी।
क्या क्या परेशानियां थी वो, क्योंकि ये जो नया बिजनेसमैन खड़ा होता है तो सरकारी सिस्टम अभी भी देश का उसको रोकने की कोशिश ज़्यादा करता है बजट बनाने की, वो क्या क्या कोशिश समस्या रही होंगी आपके सामने? देखिए, बिजनेस या एंटरप्रेन्योर, इसका चैलेंज ही ये है कि सब परेशानियों से निपटे और आगे बढ़े। और जब हमने स्कूल का सोचा तो यहाँ कुछ था नहीं, तो अंसल कंपनी से हमारी बात हुई कि हम 2 साल बाद स्कूल खोलेंगे। जीडी गोयनका से बात हुई कि हम 2 साल बाद स्कूल खोलेंगे। और ये डिसीज़न लिया था हमने 31 मार्च 2010 में। तो किसी ने मुझे कहा, गोयल साहब आप तो कर सकते हो, आप स्कूल बना सकते हैं। अच्छा, स्कूल बनाना ऐसा नहीं था कि हम फ्लैट 2 महीने बाद डिलीवरी देंगे, ये तो जब सेशन खुलना है उससे पहले स्कूल तैयार होना चाहिए। जब स्कूल तैयार हुआ तो उसकी ट्रस्ट डीड 20 दिन में बना दी, जीडी गोयनका से एग्रीमेंट हो गया, अंसल से हमने ज़मीन का एग्रीमेंट कर लिया, और केवल 15 दिन बाद हमने अपने सारा डिज़ाइन ऑन पेपर कर लिया। नक्शा भी नहीं बना, नक्शा साथ में बन रहा था और बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग बन गई, नक्शा उसके बाद बना। और जब बिल्डिंग बन रही थी, चूँकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था, तो किसान लोग जो अपना न्यूसेंस करना चाहते थे वो आ गए। उन्होंने स्कूल बनने में बहुत परेशानियां करी। वो हमारे लोगों को डराना धमकाना और हमारी ही एफआईआर करना कि मैं अपने साथ कुछ लाठी वाले बंदूक वाले लेके आता हूँ और उनको धमकाता हूँ। उस एफआईआर से परेशानियां छुड़वाना। फिर उसके बाद वो कुछ लोग स्टे ले आए कि ये तो ज़मीन हमने बेची नहीं, उसको ख़त्म कराना। फिर अंसल कंपनी चूँकि डेवलप हो रही थी, सेटअप डेवलप हो रहा था, बिजली का कनेक्शन नहीं था 2 साल तक। 2 साल तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। कारण यहाँ की लाइन्स ही नहीं बनी थी, यहाँ पे पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो डेवलप ही नहीं हुआ था। पानी की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी, आसपास दुकानें नहीं थी। हर सामान को ऐसा कहना पड़ता है कि लखनऊ से मंगाना है, ये लखनऊ के बाहर समझा जाता था। और 8 महीने में ये बिल्डिंग खड़ी हुई। और जितने हमारे बिल्डर दोस्त थे उनको मैं बुला के लाता था, और कुछ लोग तो बोल देते थे कि बहुत गलत डिसीज़न है, नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते थे कि मन में सोचते थे कि ये तो मर गया, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं समझता था और मन ही मन में मैं खुश होता था कि जब मैं इसकी ओपनिंग करूँगा तब इनका रिएक्शन पूछूंगा कि इन्होंने क्या सोचा था और अब कैसा लग रहा है। तो जब हमने उद्घाटन किया, सॉफ्ट लॉन्च भी जब करना था, तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके आया 15 दिन पहले कि ये अब हम स्कूल में यहाँ पार्टी देना चाहते हैं। तो बोले ये तो इनकम्प्लीट है, 15 दिन बाद तुम देना चाह रहे हो, ये तो कुछ बना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बेइज्जती हो जाएगी। तो बोले 1000 लोग नहीं, ऐसा करो 100-200 लोगों को भी बुला लो जो क्लोज हैं। तो चूँकि उन्होंने डाउट किया तो मैंने कहा ठीक है, आप 100-200 लोगों को बुलाओ। 4 दिन पहले हमने टेंट वालों को बुलाया, तो हमने कहा यहाँ पे टेंट लगना है। बोले इनॉग्रेशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मेरे 40 साल हो गया मुझे काम करते हुए, मैं मेरा नाम बदल देना, मेरी मूछें कटवा देना, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, सब हो जाएगा। आखिरी दिन आ गया, एक रात पहले, तो हमने सोचा कुछ ओपनिंग हो रही है तो कुछ बुक्स वालों को बुलाएं, डिस्प्ले करें, कुछ ऐसा। तो उन्होंने अपने ओनर को फ़ोन किया रात को जब सामान आया, बोले सर यहाँ तो कल इनॉग्रेशन हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने रात को 300 लोगों ने मिल के स्कूल की सफाई करी। आपने खुद? हम भी थे और हमारे लोग भी थे, हमारे 300 लोग। रात में दो ट्रक शायद कूड़ा निकला होगा। अगले दिन 9 बजे तक स्कूल चकाचक हो रहा था और सॉफ्ट लॉन्च हुआ। उसमें सब ताज्जुब कर गए, एक रात पहले ऐसा था और अगले दिन इस तरीके का हो गया। जब हमने ये सॉफ्ट लॉन्च कर दिया, उसके 3 दिन बाद हमारे यहाँ इनकम टैक्स सर्च हो गई। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद हमने लोगों से पूछा, जब इनकम टैक्स सर्च निपट गई, करीब 26 घंटे चली, सब जगह पे हमारे सारे ऑफिस घर सब चीज़ें हैं, तो उन्होंने जो सर्च करी वो शायद गलतफहमी में कर ली, या उनको लगा कि एकदम से ये लड़के ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना काम कैसे बढ़ सकता है। तो मैं गया डीजी के पास, मैंने कहा बताइए कि ये जो सर्च हुई है कुछ ऐसा मिला जो हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा था। तो उन्होंने कहा ऐसा मिला नहीं, लेकिन चूँकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो ऐसा हो गया है। अब हो गया है तो एक प्रोसेस है, वो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमने फिर उसको प्रोसेस 3, 4, 5, 7 साल लगता है उसको कंप्लीट होने में, तो वो अलग अलग स्टेज पे जाके वो कंप्लीट हो पाया। मतलब जब आपने इस जंगल में स्कूल बनाया तो किसान, बिजली विभाग, पुलिस, इनकम टैक्स,
ये सारी व्यवस्था आपको रोकने में लगी थी। और मुझे लगता है शायद जिंदगी का ये वो पहलू होता है जब भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा जी, होता है जी। कि आप इसमें पास होंगे या नहीं होंगे। और मुझे लगता है जो लोग लीक से हटके कुछ काम करते हैं तो शायद ये परीक्षा उनके जीवन में बहुत बिल्कुल। आती ही रहती हैं। लेकिन सर्वेश भाई एक चीज़ और थी कि बच्चों को क्वालिटी देने के लिए जो माइंड में था वो उसमें आपको कितने साल बाद कामयाबी लगने लगी? मतलब स्कूल खुल गया, शुरू हो गई क्लास, आपको पहले साल में कैसा लगा? मतलब पहले साल में आपको कभी डर लगा कि ये मैं डर रहा हूँ या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ख्याल कभी आया? ऐसे बहुत बार समय आया जब मुझे लगा कि मैं तो अच्छा खासा जी रहा था, मैंने क्या आफत मोल ले ली। 4 साल इतना लॉस हुआ, इतनी परेशानी आई। आप मानेंगे नहीं कि जब हमने स्कूल बना लिया, स्कूल खड़ा हो गया, तब ये फायरिंग रेंज में आता था। बाद में पता चला कि यहाँ तो गाय भैंस चरा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरे फादर इतने दुखी हुए, उन्होंने कहा तुमने सर्वेश मुझे अर्श से फर्श पे ला दिया। बोले तुमने सारा इतना हमारा मॉर्गेज करा दिया, इतना तुमने फंसा दिया, मैं अपने जॉइंट फैमिली में क्या जवाब दूंगा? क्योंकि यहाँ पे फायरिंग रेंज की बाउंड्री क्लियर नहीं थी। और मैंने इतना शासन प्रशासन को अप्रोच किया कि अंसल कंपनी के लोग भी जब जाते थे तो कहते थे आपको तो पूरा शासन जाता है। मैंने इतना अप्रोच किया और उसको उस कमी को दूर कराया। तब मेरा 2 साल बाद एनओसी मिली, नक्शा पास हुआ, उसके बाद मुझे स्कूल चलाने का परमिशन मिली। इतनी दिक्कतें हुई कि उस समय इतना मेंटल ट्रॉमा था कि मैंने क्या गलती कर ली। अच्छा भला तो जी रहा था, रोटी की कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने क्या परेशानी मोल ली। फिर जब क्वालिटी हुई, इवन जो सुशील अंसल जी हैं कंपनी के चेयरमैन, उनके खुद के स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, वो उस तकलीफ़ को देख के समझते थे। वो हर बार आते थे, स्कूल जब विज़िट करते थे कहते थे तुम इसमें कुछ कमी कर दो, कटौती कर दो, कुछ फैसिलिटी में कुछ ये जिससे खर्चा कम हो। लेकिन वो बुज़ुर्ग, उनकी इज़्ज़त में मैं कहीं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि वो मेरी आदत में नहीं था। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। धीरे 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 बात फैली, बच्चों में चेंजेस हुए, लोग सेटिस्फाई होने लगे और महसूस होने लगा। इवन जीडी गोइंका के भी करीब 50 स्कूल हैं इस समय देश भर पूरे में, देश में। और वो कहते हैं कि यू आर ज्वेल इन आवर क्राउन। मतलब इतनी बड़ी बात कहना कि आज हम इंडिया के टॉप 50 स्कूल्स में से गिने जा रहे हैं, जीडी गोइंका के टॉप स्कूल्स में से हम माने जाते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन आज बहुत बड़ा है। और मुझे जो परेशानी की बात अगर मैं कहूँगा तो मेरे जो गोल्डन पीरियड हैं 8 महीने जिसमें मैंने स्कूल बनाया, ये मैं इसे गोल्डन पीरियड कहूँगा, जबकि मैं सबसे स्ट्रेस में ज़्यादा रहा उस पीरियड में। और वो ऐसा दौर था जब मैं कह सकता हूँ कि मैं 100% लेवल पे काम कर रहा था। बाकी समय मुझे लगता है मैं 20% काम करता हूँ अपनी तो एफिशिएंसी। जिस समय आप तनाव में थे उस समय आप सब अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दे रहे थे। बेस्ट दे रहे हैं, हाँ। तो मुझे लगता है इन सब बातों को सुन के जो कविता थी ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। शायद ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इसी बात से रहा हो। उसके बाद जितनी किताबों में बातें पढ़ते थे, जो जितने लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते थे कि सक्सेस के ये मंत्र हैं, ये है, वो सब अपने ऊपर होते हुए देखा हमने। कितना कितना अद्भुत लगता है कि आप एक जंगल के बीच में एक स्कूल बनाने का प्लान करते हैं, पूरा सिस्टम आपको रोकने की कोशिश में जुट जाता है, आप लड़ते हैं, आप जूझते हैं, आपका परिवार दुखी होकर कहता है कि सालों की मेहनत आपने बर्बाद कर दी। लेकिन जब मन में ख्याल होते हैं, मन में उमंगें होती हैं, तो शायद ऐसे ही एक भव्य इमारत बनती है। सर्वेश जी की ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से और बात करेंगे हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चमकते हुए सितारे से जिसने अपनी मेहनत के दम पर एक नया इतिहास रचा। सर्वेश जी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे बातें करने का सिलसिला इतना मजेदार होगा। 44 साल की उम्र है और आप इतने फिट नज़र आ रहे हैं। वो मेरे रिपोर्टर ने बताया, जब वो आए तो बड़े हैरान हुए। बड़ा सीनियर रिपोर्टर है मेरा, उसने जब कई स्कूल देखे हैं तो स्कूल के मालिक जब चलते हैं तो 4-5 नौकरों की फौज चलती है, कुछ गनर होते हैं, कुछ बॉडीगार्ड होते हैं। वो मुझे बता रहा था कि अब आप सामने से आ रहे थे, लोगों ने कहा सर्वेश ही हैं, तो उसको यकीन नहीं हुआ कि स्कूल का मालिक इतना सहज हो के, आज पेरेंट्स टीचिंग भी थी, आप बच्चों से बात कर रहे थे, आप उनके अभिभावकों से खुद बात कर रहे थे। तो ये सहजता व्यक्ति के शिखर पर पहुंच के भी वो सहज रही, ये कैसे आती है? ये शायद हमारे संस्कार की वजह से है, और चूंकि दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ये नोटिस हो जाता है।
हमारे फैमिली मेम्बर सब इसी तरीके से रहते हैं और कुछ और जिम्मेदारी बढ़ गई है अब, क्योंकि हमको देखने वाले बहुत लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि जो उनको होना चाहिए वैसा हम खुद भी होना चाहिए। इसके लिए मुझे जब स्कूल चलाना के लिए लोग टिप्स देने लगे कि आप कैसे स्कूल चलाएं, तो कुछ एजुकेशनिस्ट ने मुझे बताया कि आप पेरेंट्स से मत मिला कीजिए, पब्लिक से मत मिला कीजिए। शायद ये रीज़न होगा कि आजकल बहुत न्यूसेंस लोग करने आ जाते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक अखबार ने हेल्पलाइन चलाई कि आप स्कूल वालों की कंप्लेंट करें। तो कुछ दिन बीतने के बाद उस रिपोर्टर का मुझे फ़ोन आया, बोले सर्वेश जी आपके स्कूल की कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। तो मैंने कहा आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? तो बोले क्या वजह क्या है? तो मैंने कहा वजह यह है कि हमारे पास कम्युनिकेशन गैप नहीं है। संवाद, सीधा संवाद है कि आपको कोई परेशानी है, स्कूल में आइए, जो भी रिस्पेक्टिव आदमी उनसे मिलिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। आपकी प्रॉब्लम्स अगर वहाँ सॉल्व नहीं होती, मेरे पास भी आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा ये सॉल्व होने लायक है या नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, हम बिल्कुल देरी नहीं करते। अगर आपको लगता है स्कूल में नहीं पढ़ाना तो जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो हमारे बच्चों के मन में जैसा वो देखेंगे, वो पढ़ाई से उतना नहीं आता जितना वो देख के सीखते हैं। हाँ, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ा मैं, थोड़े उनके पेरेंट्स, थोड़ा टीचर, थोड़ा माहौल, वो हैं जो वो इस सबके मिक्सचर बन के निकलते हैं। अगर मैं उनको ये एहसास कराऊं कि डर से या पावरफुल या बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड हो, लग्जरी कार हो, और जो डर के या तेज़ ऊंची आवाज़ में बात करता है, प्यार से नहीं गुस्से से बात करता है, तो उनको कहीं न कहीं मन में ये चेष्टा होगी कि हम बड़े होकर के ऐसा बनेंगे। तो जब वो ऐसा महसूस करेंगे तो कभी प्यार नहीं बढ़ सकता सोसाइटी में। तो मैं खुद खुशकिस्मत हूँ कि जब मैं कॉरिडोर में जाता हूँ तो कभी कभी बच्चे मुझे, छोटे छोटे बच्चे हाई फाइव देते हैं, मुझे उनके साथ खेलने का, बात करने का मौका मिलता है और बड़े अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं। तो ये जो प्यार है, अगर मुझे मेरे बच्चे नमस्कार, गुड मॉर्निंग ये विश नहीं करने की हिम्मत रखते हैं तो वो राष्ट्रपति से कैसे मिलेंगे जाके। एक बार मैं बच्चों को अपने राष्ट्रपति जी से मिलवाने ले गया राष्ट्रपति भवन। उसका मकसद यही था कि उनको महसूस कराना कि बड़ा आदमी हार्डमास का ही होता है, हम में से ही एक होता है, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते। तो उनको ये जो गैप है इसको दूर कराने के लिए मैं उनको लेके गया। कई बार हमारे यहाँ ऐसे बहुत ही अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचाइयों पर जो कामयाब हुए हैं उनको हम लेके आते हैं। हाँ, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। मैंने बाहर देखे कि तमाम बड़े फिल्मी स्टार वो खुद गोने स्कूल में। कौन कौन आया अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ काफ़ी अब चूंकि फिल्म स्टार्स की बात होती है तो नोटिसेबल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी, साइंटिस्ट, इवन जो परम कंप्यूटर जिन्होंने बनाया वो हमारे यहाँ सभी जो बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस सभी लोग हैं। अगर स्टार्स में ही आप रुचि रखते हैं तो मैं बताना चाहूँगा वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, गोविंदा और और भी कई स्टार्स हैं जो हमारे यहाँ आ चुके हैं, अभय देओल और भी कुछ है, मुझे नाम ध्यान नहीं है। और काफ़ी साइंटिस्ट, ऑथर्स, सभी तरीके के हमारे खिलाड़ी। मैं बाहर अवार्ड भी देख रहा था इन सब बड़े बड़े नामों को। नेचुरली कि अगर दीपिका पादुकोण, रणवीर जैसे लोग आते हैं, इतने साइंटिस्ट आते हैं तो उनको अच्छा लगा होगा। अब बाहर अवार्ड देख रहा था कि आपका सिलसिला उत्तर प्रदेश के गवर्नर, दोनों मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अब रक्षा मंत्री और शायद उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, आपको उपराष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, तो वो अवार्ड कौन सा था और उस पर आपको कैसा लगा? देखिए, रिकॉग्निशन मिलना बड़ा अच्छा लगता ही है। और मेरा अगर 26 साल का करियर है तो पहले 19 साल में मुझे रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं था रिकॉग्निशन होता क्या है। मैं तो मज़े से काम कर रहा था, अपनी ही धुन में लगा हुआ था। और शायद पहले मैं बहुत मेहनत करता था, अब मेहनत कुछ कम करता होऊंगा। लेकिन जब 5-6 साल पहले पहली बार रिकॉग्निशन मिला तो मुझे किसी ने कहा कि आप अप्लाई कीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए। मैंने तो अपनी डिग्री भी लेने नहीं गया आज तक, मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो पहली बार कुछ पेपर पे लिख करके मैंने दिया और मुझे एक पहला अवार्ड मिला OYP नॉर्थ इंडिया का। चूँकि उसमें मेरे कुछ मिलने वाले थे तो मुझे कहीं ये एहसास था कि शायद उन्होंने कोई मेरे लिए फेवर किया होगा। उसके बाद फिर जो मेरा प्रोफाइल पढ़ रहा था, बनारस का आदमी था, तो उन्होंने कहा गोयल साहब आपका जो प्रोफाइल है ये नेशनल लेवल का लग रहा है। तो मैंने कहा क्या वाकई में? बोले देने में क्या दिक्कत है?
तो मैंने 3 दिन लग कर के पहली बार अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर्स इकट्ठा करके, जैसा भी अधूरा हमने प्रोफाइल बना के भेजा, तो बोले कि अभी टाइम लगेगा, नेशनल लेवल पे ज्यूरी होगी, वो करेंगे। फिर करीब 2 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि आपको मदुरई आना है अवार्ड लेने, और ज्यूरी ने आपका नाम लिया है और आपको सेकेंड क्लास का आपको खर्चा मिलेगा, वहाँ होटल का कमरा मिलेगा, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, JCI है, और वो केवल हर साल 10 लोगों के अवार्ड देते हैं जो 40 ईयर से कम होते हैं, और उसमें केवल एक फील्ड में एक ही को देते हैं। तो उनको पाने वाले सचिन तेंदुलकर, धोनी, पंकज उदास, PT ऊषा, ये सब हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बिल क्लिंटन, जैकी चैन, ये सब लोग हैं। तो मेरे को उसमें अवार्ड मिला, तब मुझे पहली बार अवार्ड पाने का मुझे अपने में एहसास हुआ कि शायद मैं भी कुछ था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल में भी अप्लाई करिए। तो फिर मेरे एम्बिशियस हो गया, मैंने अप्लाई किया, हालांकि टॉप 190 एप्लीकेशंस में वो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो जब अवार्ड वहाँ मिला, उसके बाद लोगों ने नोटिस किया कि अच्छा, कि ये भी एक अच्छा प्रोफाइल है। तो वो प्रोफाइल चूँकि मेरा बन चुका था, तो जो भी अच्छी जगह है वहाँ पे मैंने देना शुरू किया, और हर जगह से कॉल आने लग गया। एजुकेशन में हम अच्छा करने लगे, कई रेटिंग एजेंसीज़ ने हमको रेट किया। आज इंडिया के टॉप 50 स्कूल्स में फॉर्चून कंपनी है, उन्होंने हमको रेट कर रखा है। फॉर्च्यून में भी आपको जी मिला है, जी। बहुत अच्छा। और उसके बाद अभी जैसे उपराष्ट्रपति जी ने जो सोशल वर्क है और जो हमारी पास जर्नी है उस पर हमें दिया, तो करीब 40 लोगों को उन्होंने दिया। तो जब उपराष्ट्रपति से आप पुरस्कार ले रहे थे, जी, उस समय ख्याल आया था कि ये वही पुरस्कार है जिसकी नींव में वही किसान, वही इनकम टैक्स, वही पुलिस, वो सपने कभी कोई पीछे मुड़ के कोई याद आई कि वहाँ? फ्रैंकली स्पीकिंग कभी मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ, और कभी ये एहसास भी नहीं होता मुझे। जब पुरस्कार मिलता है तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्यों, मुझे ना उम्मीद रहती है। और जब ये मिलता है तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन वो बहुत याददाश्ती में रहता नहीं है कि मुझे लगता है, हाँ, एक कंटिन्यूस बार बार एक दिमाग में बात रहती है कि हम किस तरीके से अल्टीमेटली सारा करने के बाद मुझे पैसे की वजह से किक नहीं आता काम करने का, मुझे सेटिस्फेक्शन के लिए आता है, अलग तरीके से और अच्छा सोसाइटी में क्या कर सकते हैं उसके लिए आता है। और अल्टीमेट एम ये रहता है कि कैसे हम सोसाइटी को और बढ़िया बना सकें, ये आखिरी सोच मेरी यही रहती है। मैं देख रहा हूँ कि इतना बिजी इंसान, जो लखनऊ के जितने सोशल वर्क होते हैं उसमें सर्वेश गोयल नज़र आते हैं, और इवन देन मैराथन रेस होती है तो उसमें सर्वेश गोयल नज़र आते हैं। तो ये जो आप इतने स्मार्ट हैं, तो उसके पीछे की ये फिजिकल रेस अभी भी समय मिलता है और करते हैं आप ये सब काम? हाँ, मैं इसको करता हूँ। मैं फिटनेस के लिए शुरू से अलर्ट रहा हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं करता था, मुझे दौड़ना बहुत कठिन लगता था, तो कई साल से मैं दौड़ने की ख्वाहिश थी। और मैं नींद में जब दौड़ता था तो मुझे लगता था मेरे पैर में किसी ने पत्थर बांधे हुए, मैं दौड़ नहीं पा रहा, और बड़ा फ्रस्ट्रेशन था। हर साल सोचता था नए साल के लिए ये रेजोल्यूशन, लेकिन हो नहीं पाता था। एक बार मैंने जो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा मैराथन दौड़ने का, सुनीता गोदरा जी, उनको मैंने बुलाया, जैसे मैं हमेशा बुलाता रहा बच्चों को स्कूल में। तो बच्चों को एड्रेस करते हुए बोली कि आई विल रिक्वेस्ट योर चेयरमैन दैट ही शुड क्वाइट ऑफन ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स एंड ही हिमसेल्फ शुड पार्टिसिपेट। वो जो मैं झूठ नहीं बोलता, है मेरी एक खास बात है। तो चूंकि वो एड्रेस कर रही थी, मेरी गलती से धीरे से गर्दन ऐसी हिली जिससे कि किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन वो मुझे अपने आप से कमिटमेंट हुआ कि मुझे करना चाहिए। उसकी बाद मैंने दौड़ना शुरू किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मुझे लग रहा था 3 किलोमीटर दौड़ूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, 5 किलोमीटर होगा तो बहुत खुश होऊंगा, और फ्यूचर में कभी 10 अगर मैंने दौड़ लिया तो मेरे लिए वो दिन स्वर्ण अक्षरों से मैं याद करके रखूँगा कि मैं किस दिन दौड़ा था। जब मैं 2-3 किलोमीटर दौड़ लिया, एक मैराथन हुई, 3 किलोमीटर दौड़ लिया, 5 किलोमीटर दौड़ा तो मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी इंस्पायर करके लेके गया दौड़ने के लिए। बाद में रियलाइज़ हुआ मेरे दौड़ने से किसी का क्या फ़ायदा, मेरे लिए 3 किलोमीटर बहुत है फिटनेस के लिए, मेरे दौड़ने नहीं दौड़ने से किसी को फ़र्क क्या पड़ता है। तो मुझे लगा कि मुझे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, लंबा एक माइलस्टोन रखना पड़ेगा, तब मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँगा। तो सबसे पहला ख्याल मुझे अपने स्कूल के बच्चों का ही था। मैं इनका 1500 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। फिर मैंने 10 किलोमीटर जब मैं कर लिया तो बड़ा खुश हुआ, वो दिन भी मुझे याद रहता है।
फिर मैंने 21 किलोमीटर किया, फिर 42 किलोमीटर दौड़ा, वो सब दौड़े, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग भी करी। उसका मकसद एक ही था कि मैं दूसरों को इंस्पायर करूं। आज जब मैं दौड़ने का प्लान करता हूं तो मेरे साथ मेरे 150 स्कूल के बच्चे जाते हैं और बिना किसी कंप्लेन के वो खुद से वॉलंटियर करते हैं कि सर हम दौड़ने चलेंगे। और मुझे यकीन है कि ये 1500 के 1500 बच्चे आज नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल ये सब दौड़ेंगे, ये मुझे यकीन है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमारा भी अंश अपने साथ लेके जाएंगे। इवन मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हर साल एक मैराथन भी लखनऊ में ऑर्गेनाइज करूं। बहुत बहुत अच्छी बात है, और ना सिर्फ स्कूल बल्कि लखनऊ के लिए बड़ी बात है। मैं आपके स्कूल में घूमते हुए देख रहा था कि इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स की जो आपने बाहर लगा रखे हैं गेम खेलने के लिए, और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो जो स्विमिंग पूल है वो तो मैं सोचता नहीं था कि इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल किसी स्कूल के अंदर हो सकता है। तो ये जो बच्चों की पढ़ाई के साथ ये परिवेश खेलने का और उनकी फिटनेस का, वो इसी से जुड़ा हुआ था क्या? देखिए, हमारा जो स्कूल का काम है वो एक्सपर्ट स्पोर्ट्स में नहीं बना सकता, उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन हम उसकी अंदर चिंगारी लगा सकते हैं, और हर एक का टेस्ट अलग होता है, शौक़ अलग होता है। हमारे पास सभी तरीके के स्पोर्ट्स हैं, और जनरली ज़्यादातर जगह पे होता है कि बॉल दे देते हैं और उसे ठोकर मारते हैं। लेकिन कोई प्रोफेशनल आदमी अगर उनको सिखाए तो उनका इंटरेस्ट और डेवलप होगा और किसी लेवल पे वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ करीब 10 स्पोर्ट्स टीचर होंगे, जो कि यूजली एक होते हैं कहीं पे। अच्छा। और हर एक का एक स्पेशलिस्ट है कि अगर फुटबॉल है तो उसका एक अलग स्पेशलिस्ट है, अगर टेनिस है तो अलग स्पेशलिस्ट है, स्विमिंग पूल है तो उसका अलग है। मैंने देखा पूल पे अलग अलग, लड़कों का कोच के लिए अलग और लड़कियों के कोच के लिए गर्ल्स के लिए भी कोच अलग है, टाइमिंग भी अलग है। और पूल में आप हमारे यहाँ कई इंटरनेशनल स्विमर या लखनऊ में आते हैं या आयरन मैन की प्रैक्टिस करने आते हैं, वो हमारे ही स्कूल में प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं और गए कोई और डिजीज़ ना लेके चले जाएं, तो जब हम लखनऊ आते हैं तो हमारे यहाँ ही स्विम करते हैं। और स्पोर्ट्स एकेडमी हमारे यहाँ शाम को चलती है कि जो लोग इसको अवेल करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूज़ करें और बेनिफिट उठाएँ। मैंने देखा आपकी क्लासेज, मैं बच्चों की क्लास में गया तो पूरे खिलौनों से सजी क्लास थी। मैंने आपके स्कूल में देखा कि वेस्टर्न म्यूजिक की अलग लैब बनी हुई है, इंडियन म्यूजिक की अलग लैब बनी हुई है, लेबोरेटरी बिल्कुल मॉडर्न तरीके की लाइब्रेरी। सबसे जो मुझे व्यक्तिगत अपील करी, वहाँ लोगों ने बताया कि जो खाना बन रहा था मैस में, आप भी लंच उसी मैस का करते हैं? जी, मैं अब खुद भी करता हूँ और हमारे जितने गेस्ट भी आते हैं उनको भी वहाँ कराता हूँ। और अच्छी बात ये लगती है कि वो हमेशा ये कहते हैं ये तो लग रहा है कि घर का जैसा खाना मिला। बल्कि आज ही एक पेरेंट की शिकायत आई या उन्होंने हमको बताया कि हमारा बच्चा कहता है स्कूल का खाना बहुत अच्छा है, आपका खाना अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। सर्वेश जी, जिंदगी के वो अनछुए पहलू जो आपको लगता है कि ये अभी करना और बाकी है, समय अब चूंकि बहुत हो रहा है, वो अनछुए पहलू जो आपको लगता है यहाँ के शिखर तक अभी पहुँचना है, वो क्या क्या सपने अभी बचे आपकी जिंदगी में? देखिए, ऐसा मेरा सपना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं, ये मेरी बहुत ख्वाहिश है। प्लस जो पर्सनल लेवल पे मैं चाहता हूं, मैं अल्टीमेटली कुछ स्पिरिचुअल चीज़ गेन करना चाहता हूं, और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सकें बिना किसी नेतागिरी के, बिना किसी ढिंढोरा पीटे, वो मेरी अल्टीमेट ख्वाहिश है। और अपने पर्सनल के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, अपने खुशी के लिए, यही मेरा एम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर्वेश जी। ये थे सर्वेश जी जिन्होंने अपने दम पे एक जीडी गोयन का एक बड़ा स्कूल खड़ा किया, और आप जब कभी मौका मिले तो इनसे समय लेकर इस स्कूल को घूमने जरूर आइए। चाहे आपका बच्चा भली किसी स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन बच्चे के परवेश के लिए, बच्चे की उत्थान के लिए, और एक बड़ा मूल मंत्र जैसे व्यक्तिगत बातचीत में बताया सर्वेश जी ने, सिर्फ किताबों के ज्ञान से आगे भी जिंदगी है। एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है जीडी की गोयनका के हर स्कूल के हर कक्ष में, हर जगह पे आपको जिंदगी की यही जीवंतता और बच्चों के यही विकास की चीज आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एक नौजवान का इतनी मेहनत के साथ किया गया यह इंटरव्यू। हम आपसे एक नई शख्सियत के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।